नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। अब तक आप लोग फिल्म धुरंधर देख चुके होंगे। नहीं देखे होंगे तो चर्चा तो आप तक पहुंच ही गई होगी, चाहे फिल्म समीक्षकों के माध्यम से हो या क्रिटिक्स के माध्यम से। आपने इस फिल्म के बारे में कुछ ना कुछ तो जान ही लिया होगा। आज हम ये क्यों कर रहे हैं? सेल बढ़ाने के लिए नहीं, ताकि आप जाएं और मेरे कहने पर धुरंधर देखें। लेकिन हाँ, धुरंधर से बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे प्रश्न थे। प्रश्न ये थे कि धुरंधर में जिन कहानियों को दिखाया गया है, जिन किरदारों को दिखाया गया है, क्या वो किरदार वाकई में एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर वो केवल एक फिक्शन है? और अगर ये केवल एक फिक्शन है तो फिर इस बात पर इतना ज्यादा क्यों हु एंड क्राई हो रहा है? क्यों फिल्म के अंदर वर्तमान और इतिहास से जुड़े हुए कुछ ऐसे व्यक्तियों को एज इट इज बनाने का प्रयास किया गया है जैसे वो जीवंत हैं? और इस तरह की घटनाओं को क्यों उठाया गया है जो भारत के इतिहास से जुड़ी हैं? ऐसे में भारत में धुरंधर को लेकर के खूब जबरदस्त चर्चाएं और डिबेट छिड़ी। आज हम अपने सेशन में इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से धुरंधर फिल्म के अंदर कुछ कट लगाने का कहा गया और उस कट के पीछे जिम्मेदार था पाकिस्तान। ऐसा इस फिल्म में क्या दिखा दिया गया जिससे कि पाकिस्तान का एक क्षेत्र इस पर खफा हुआ और इसमें कट लगने की बात निकल कर आई? हालांकि अपडेट भी पहले ही दे देता हूं, आईबी ने बाद में इससे सफाई दी और कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। फिल्म समीक्षकों ने अपने आप से ही फिल्म में कट लगा दिया है। 1 जनवरी 2026 से जो थिएटर्स में दिखाई जा रही फिल्म है उसमें कुछ स्थान पर बीप है और कुछ जगह से उस फिल्म को काट दिया गया है। क्या है इसका पाकिस्तान कनेक्शन, वो तो आज हम जानेंगे ही। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस फिल्म के अंदर जो किरदार दिखाए गए हैं उनकी वास्तविक स्टोरी है क्या, किन कहानियों से वो प्रेरित हैं, किस तरह से ये फिल्म आज देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस फिल्म ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आरओआई की बात करें तो लगभग 250% का आरओआई दे चुकी है। 250 करोड़ में बनी यह फिल्म अपने कई किरदारों के लिए, जिनमें से रहमान डकैत काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। जैसे एनिमल के अंदर बॉबी देओल निकल कर आए थे, ऐसे धुरंधर से रहमान डकैत निकल कर आए। दुर्भाग्य है कि धुरंधर 2 के अंदर ये शायद दिखाई ना दें, क्योंकि इन्हें फिल्म के अंदर निपटा दिया गया। खैर, फिलहाल के लिए फिल्म के आंकड़े अपने आप में एक खबर बन जाते हैं। खबर कुछ इस तरह से कि डायरेक्टर आदित्य धर के द्वारा लाई गई इस फिल्म, जिसे 5 दिसंबर 2025 को लाया गया था, इसने 225 करोड़ की लागत में बनकर 225 करोड़ की लागत में बनकर वर्ल्ड वाइड 1143 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। ऐसा करके यह हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म में शामिल हो गई, जहां भारत में अब तक 1968 करोड़ रुपए दंगल कमाई है। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर पर धुरंधर पहुंच जाती है और यह आंकड़ा अभी भी जारी है। फ्राइडे को रिलीज हुई अन्य फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म ने अभी तक स्क्रीन पर अपनी जगह बनाई हुई है। लोग न्यू ईयर की छुट्टियों में जा जाकर इस फिल्म को अभी तक देख रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म के अंदर बहुत से ऐसे किरदार जो चर्चा का विषय बने, जैसे रणवीर सिंह हमजा का रोल प्ले करते हुए, अक्षय खन्ना रहमान डकैत का रोल प्ले करते हुए, संजय दत्त एसपी चौधरी असलम, आर माधवन अजय सान्याल, अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल, सारा अर्जुन, यालिना जमाली, ये जितने भी किरदार हैं इनका क्या रियल लाइफ से कोई कनेक्शन है? क्योंकि फिल्म में जिस तरह से इन किरदारों को दिखाया गया है वो किरदार आज भी वैसे ही दिखते हुए लगते हैं। क्योंकि फिल्म के अंदर जिस तरह से आर माधवन ने रोल प्ले किया है वो बहुत हद तक एनएसए डोभाल साहब के चेहरे से मैच खाता हुआ दिखता है। जिस तरह से उनका किरदार रोल प्ले कर रहा है, ऐसे ही फिल्म के अंदर रियल लाइफ में जितना आप डोभाल साहब के बारे में सुनते हैं, कुछ वैसा ही उस फिल्म के अंदर किरदार प्ले करने का अभिनय किया गया है। ऐसे में फिल्म की कहानी, फिल्म से जुड़े हुए तथ्य आप और हमारे बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन यहां से आगे जो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो किसी फिल्म रिव्यू के तरह से होगा, क्योंकि फिल्म रिव्यू में अक्सर फिल्म के अंदर जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र किया जाता है। जैसे मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक रहता है। मैं उन शुरुआती लोगों में से हूं जिसने इस फिल्म को आते ही देख लिया था और इस पर फिर हमने अपने एक पॉडकास्ट में, जब मैं रणबीर के साथ पॉडकास्ट में था, वहां पर भी इसका जिक्र किया। फिल्म के बारे में, फिल्म कैसी भी हो उनके ऊपर प्रतिक्रिया देना ना देना वो मेरा निजी मत हो सकता है, लेकिन चूंकि ये फिल्म देश में खूब चर्चित रह ली और अब इससे सुर्खियां जुड़ चुकी हैं तो हम इसे खबरों में ले आए। लेकिन जब खबरों में लेकर आए तो हमारी टीम ने हमसे ये डिस्कशन में निकल कर आया कि क्यों ना हम इसके ऊपर पूरा किरदार परिचय करके
एक फिल्म का रिव्यू भी निकाल दें, या फिर फिल्म पर जो किरदार हैं उनका डिटेलिंग दे दें। तो चलिए वो भी कर ही देते हैं। सबसे पहली जानकारी जहां से ये फिल्म शुरू होती दिखती है, वो कहानी असल में 1999 में IC-814 विमान अपहरण से जुड़ी है। मैं फिल्म के स्पॉइलर नहीं दूंगा ताकि आपके अंदर जाकर फिल्म देखने की इच्छा शक्ति खत्म ना हो, ऐसा मैं नहीं करूंगा। लेकिन हां, एक विमान अपहरण से इस कहानी को शुरू दिखाया गया है, और विमान अपहरण में जो अपहरण करता है उनका फिर भारत के संसद हमलों में, और फिर संसद हमलों के बाद भारत में 26/11 के जो आतंकी हमले हैं, इनके बारे में एक डिटेल पैकेजिंग की गई है। चूंकि 1999 के विमान अपहरण से शुरू होकर 26/11 तक यह घटना जाती है, तो यह लगभग देश के अंदर 10 साल के जो मामले हैं उनको समेटते हुए ब्रॉडली बनाई गई है। मतलब ये 1999 के कराची से लेकर के जो 26/11 भारत में हुआ, उसके 20 साल तक के टेन्योर को लगभग पकड़कर चले, तो उन घटनाओं को इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। कहानी की शुरुआत के अंदर खुफिया एजेंसी के प्रमुख अजय सान्याल दिखाए गए हैं, जो कि डोभाल साहब की तरह हैं, और उनका प्रयास है पाकिस्तान के अंदर अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को खत्म करना। इसमें कुछ लोकल लेवल राइवलरी दिखाई गई है। फिल्म के अंदर कराची का ल्यारी काफी ज्यादा सुर्खी में रहा है। रहमान डकैत का जो गाना है उसे आपने बहुत से शॉट्स में बजते हुए सुन लिया होगा। अब ये कौन था रहमान डकैत, क्या थी इसकी कहानी, इस पर भी अब थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। इसको समझें उससे पहले मैं आपको थोड़ा कराची का इतिहास बताना चाहूंगा, ताकि आप इसे रिलेट कर पाएं कि कहानी असल मायने में शुरू कहां से होकर आती है। इसको समझें उससे पहले ना एक बार पाकिस्तान का मैप भी देख लीजिए, क्योंकि यहीं पे ही सारा सारा खेल जुड़ा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान से भारत का जो कनेक्शन आपको यहां पर विजिबल है, ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। भारत में ये बॉर्डर एरिया गुजरात का है। गुजरात से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसका नाम है सिंध। सिंध में रहने वाले लोग सिंधी कहलाते हैं, और उन सिंधियों की कैपिटल है कराची। जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तब कराची को एक बहुत ही बड़े व्यापारिक कैपिटल के रूप में देखा जाता था, व्यापार के लिए जाना जाता था। सिंधियों का व्यापार का जो गुण है वो आज हमारे देश में भी काफी चर्चा में रहता है। ऐसे में ही सिंध के लोग, सिंधी, कराची को भारत के मुंबई की तरह रखना पसंद करते हैं। जैसे आज भारत में मुंबई के बारे में फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कराची के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कराची से ही जुड़ा हुआ या सिंध से ही जुड़ा हुआ एक जगह है जिसका नाम है बलोचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है, विकास के मामले में उतना ही पिछड़ा राज्य है। बलोचिस्तान के लोगों को बलोच कहा जाता है। जैसे सिंध के लोगों को सिंधी कहा गया, ऐसे बलोचिस्तान के लोगों को बलोच कहा जाता है। इस फिल्म के अंदर बलोच शब्द का कई जगह उपयोग किया गया है। चूंकि बॉर्डर पर अगर ध्यान से देखें तो कराची का बलोचिस्तान से बॉर्डर दिखता आपको, मतलब बिल्कुल नजदीक ही आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बलोचिस्तान एक तरफ कनेक्ट होता है ईरान से, एक तरफ कनेक्ट होता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में लंबे समय से तालिबान बैठा है, और ईरान में भारत लगातार चाबहार पोर्ट के इर्द गिर्द अपनी गतिविधियां कर रहा है। यह चाबहार पोर्ट भी आपको इसलिए जान लेना चाहिए क्योंकि जो कुलभूषण जाधव, भारत के नेवी के पूर्व अधिकारी, जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने रॉ एजेंट बता करके गिरफ्तार किया हुआ है, उन्हें इसी पोर्ट से ही पकड़ा गया था, ऐसा भारत का कहना है। इस सारी कहानी में कुलभूषण जाधव का रोल भी आपके सामने आएगा। आपके सामने डोभाल साहब का किरदार भी खुलकर आएगा। चलिए, तो आपने जगह देख ली, अब हम कराची पर आते हैं। साथियों, जब भारत का विभाजन हुआ, जैसा आप जानते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो यहां रहने वाले हिंदू थे या फिर जो गुजराती थे, जो पाकिस्तान की तरफ रहते थे, वो लौट करके भारत की तरफ आए, और जो भारत में रहने वाले मुसलमान थे वो यहां से मुस्लिम देश बनते पाकिस्तान में गए। यहां से बड़ी संख्या में जनता इधर से उधर हुई थी। जो यहां से निकल करके लोग सिंध में गए, उन्हें मुहाजिर कहा गया। जो भारत के मुसलमान थे लेकिन वो पाकिस्तान में गए, वो यहां पर मुहाजिरों के नाम से जाने गए, और जो लोकल यहां के सिंधी थे वो मुहाजिरों को पसंद नहीं करते थे। एक और वाकया हुआ। जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश कनेक्टेड था। बांग्लादेश के अंदर
बड़ी मात्रा के अंदर बंगाली मुस्लिम रहते थे। जब पाकिस्तान बना तो काफी सारे बंगाली मुस्लिम भी चल करके इस सिंध में रहने चले आए। व्यापारिक जगह थी, बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आज हमारे देश से बड़ी संख्या में लोग काम करने मुंबई आते हैं, ऐसे ही जब पाकिस्तान बना तो आज के बांग्लादेश यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से लोग निकल करके कराची चले आए, कराची एज एन मुंबई चले आए। ठीक है, ऐसे में कराची में कई तरह के लोग रहना शुरू हुए। कई तरह के लोग रहना शुरू हुए से क्या मतलब है, यहां पर तरह तरह की एरिया से आए हुए सिंध से लोग, मुहाजिर लोग, बंगाली लोग, यहां पर आकर कश्मीरी लोग, अरबी लोग, बोहरा लोग, यहां पर तरह तरह के लोग आकर रहना शुरू हुए और एक मिक्स समुदाय के रूप में कराची डेवलप होना शुरू हुआ। अब यह जानकारी मैंने आपको क्यों दी, क्योंकि इसमें इस किरदार का परिचय कराना है। किरदार कौन है फिल्म में, जिसे रहमान डकैत के नाम से बताया गया है, जिसे ल्यारी से कनेक्ट किया गया है। यह ल्यारी क्या है, असल मायने में कराची में एक जगह ल्यारी है जिसे गैंग वॉर्स के लिए जाना जाता था। अब यह गैंग वॉर्स किस बात की थी, असल मायने में जो लोकल सिंध के सिंधी थे, वो सिंधी बाहर से आए हुए मुहाजिरों से एक तरह की नफरत करते थे, या फिर समझिए कि एक तरह से अपने आप को अलग रखते थे। तो जो बलूचिस्तान के बलोच और सिंधी थे, उन्होंने तो अपने लिए एक पार्टी का प्रोटेक्शन ले लिया जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। और जो बाहर से आकर के पाकिस्तान में मुसलमान आए थे, उन्होंने अपने लिए मुहाजिरों के लिए एक पार्टी बना ली जिसका नाम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसे MQM कहा गया। तो कराची में चूंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए थे, ऐसे समझिए जैसे अमेरिका में माइग्रेंट्स और अमेरिकन लोकल्स, उनके बीच में अब एक प्रकार की टसल है, ऐसे ही कराची के अंदर कराची के लोकल्स में सिंध और पड़ोसी बलोच, ये तो लोकल हुए, और जो बाहर से आए हुए लोग थे जो आए थे पाकिस्तान में पाकिस्तान का ही बनने के लिए, उन्हें लेकिन वहां पर अलग दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट मिला। उन्होंने अपनी पार्टी MQM बना ली। इन लोगों के बीच में हमेशा एक राइवलरी बनती चली गई कि कौन यहां का अपना ओरिजिनल है। बस यहीं से ही गैंग वॉर्स की शुरुआत होती है। मतलब 1947 के अंदर बना हुआ पाकिस्तान, पर्टिकुलर कराची के अंदर गैंग वॉर्स का एक बड़ा गढ़ बन चुका था, और उसी गढ़ में एक गैंगस्टर निकला जिसका नाम रहमान डकैत था। मतलब ये जिस रहमान डकैत की बात की जा रही है, ये ओरिजिनली कुछ ऐसा दिखता था। किरदार में जिस व्यक्ति का जिक्र है, असल मायने में वो ल्यारी के अंदर एक ड्रग डीलर हुआ करता था जिसका नाम था दादल डकैत। उस दादल डकैत का बेटा था। इसका जन्म 1980 में हुआ था। नाम इसका रहमान बलोच था। बलोच क्यों, क्योंकि बलोचिस्तान से बिलोंग करता था। बलोचिस्तान से बिलोंग करके ल्यारी में, कराची के अंदर एक समझिए जैसे मुंबई के अंदर अंधेरी, ऐसे कराची के अंदर ल्यारी एक जगह के रूप में पहचान लीजिए। ये वहां पर अपना व्यापार करता था, और व्यापार तो क्या, ड्रग सप्लाई करना, अवैध काम करना, अपने राइवल्स को मरवाना, ये इसका गैंगस्टरबाजी का काम था जो यहां पर किया करता था। यहां पर जब ये अपना काम फैला रहा था, इसी बीच में इसके पिता की हत्या हो जाती है। पिता की हत्या होती है तो ये राइवल गैंग के जो गैंगस्टर्स हैं, जिसमें हाजी लालू का नाम सामने आया, ये उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन हाजी लालू का जो बेटा है अरशद पप्पू, वो इसके साथ दुश्मनी कर लेता है। इन दोनों के बीच में राइवलरी रहती है। इसने 13 साल की उम्र में ही पहला मर्डर कर दिया होता है। 15 साल की उम्र में अपनी मां को इसलिए मार दिया क्योंकि ये दूसरे गैंग के किसी पुरुष के साथ संपर्क में थी। इस तरह का आरोप लगाकर रहमान डकैत ने अपनी मां को मार दिया। तो रहमान डकैत कराची के अंदर एक गैंगस्टर के नाम पर बड़ा स्थापित डकैत के नाम से निकल कर आया। रहमान डकैत कराची में जिस तरह से प्रसिद्ध हो रहा था, कराची चूंकि व्यापारिक कैपिटल थी, अब इसे फिर से आप रिलेट कर सकते हैं मुंबई के अंदर जिस तरह से गैंगस्टर्स हुआ करते थे। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई के अंदर जिस तरह अजय देवगन को दिखाया है, हाजी मस्तान की तरह दिखाया है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी रहमान डकैत अपने आप को लोगों के बीच में लोकप्रिय कर रहा था। राजनीति में आने का मन था, पीपीपी जो पार्टी थी उसके साथ समर्थन था, ल्यारी में एकजुट होकर बलोच के जो वोट थे, ल्यारी के जो वोट थे, वो पीपीपी पार्टी को दिलवाता था। ये सब काम इसके द्वारा चल रहे थे। लेकिन फिर वही खुद की मंशा बढ़ने लगी, पॉलिटिकल एम्बिशन इस व्यक्ति के जगने शुरू होते हैं। ये फिल्म में नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा होता है। ये अपने द्वारा खुद की ही एक पार्टी का अनाउंसमेंट कर देता है, और उस अनाउंसमेंट के बाद से पीपीपी को लगने लगता है कि ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा,
और जब इसने खुद की पॉलिटिकल पार्टी को शुरू करने का प्रयास किया तो फिर सरकार की तरफ से ही इसे दिक्कतें आना शुरू हो गई और इसे एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर अर्थ यह था कि लियारी के अंदर रहमान डकैत अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते, अपनी बनी पार्टी के चलते, ऑलरेडी जिस पार्टी को सपोर्ट करता था उस पार्टी के खिलाफ हो जाता है और इसी के चलते सरकार में बैठी पीपीपी इसको मरवाने का ऑर्डर जारी कर देती है। और जो ऑर्डर है वो दिया जाता है एसपी चौधरी को। एसपी चौधरी जिसका किरदार संजय दत्त ने निभाया है। संजय दत्त 2003 में भी पहले इसे गिरफ्तार कर चुके थे। इसका शूट आउट होता है, इसे मारा जाता है। कहा जाता है कि इस फिल्म के अंदर जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के रूप में रहमान डकैत दिखाया है, इसे चौधरी जो एसपी चौधरी है वो 2009 के अंदर शूट आउट में इसे मार देता है। फिर इसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम है उजैर। वो बदला लेता है उन तमाम पुलिस वालों से और उन लोगों से जिन्होंने रहमान डकैत के खिलाफ दुश्मनी की थी। उजैर इसके काम को लंबे समय तक संभालता रहा है। मतलब इस फिल्म के अंदर रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय खन्ना और उजैर का रोल प्ले कर रहे हैं दानिश पंडोर। यहां पर जो फिल्म है वो कराची के अंदर उन दिनों चल रही गैंगस्टरबाजी को दर्शाने का भरपूर प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म के अंदर जिस किरदार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं उनमें दूसरा सबसे बड़ा किरदार संजय दत्त का। संजय दत्त का किरदार एक एसपी का किरदार है जिसका नाम है असलम, चौधरी असलम। ये वो व्यक्ति है जिसे कराची में गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए या फिर इसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता था। किरदार जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है, रियल में भी कराची में इस तरह का एक एसपी हुआ जो सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर रहता था, हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर आमतौर पर देखा जाता था। इस व्यक्ति के बारे में जो पाकिस्तान में प्रसिद्ध है वो ये कि इसी ने ही कराची से रहमान डकैत और उसके बाद उजैर के नेटवर्क को खत्म किया था। यह वो व्यक्ति था जिसे सरकार का समर्थन था, लेकिन इस सरकार के समर्थन के बावजूद गैंगस्टर से राइवलरी के चलते इसे बहुत बार मारने का प्रयास हुआ। एक बार मारने के प्रयास में इसके घर पर ही एक आत्मघाती बम लेकर ट्रक घुस चुका था, हालांकि यह बच निकला। फाइनली मारा ये फिर भी एक आत्मघाती हमले में ही था। 2014 में एक तालिबानी ने, तालिबान पाकिस्तान वाला तालिबान, उसने आत्मघाती रूप से इसकी गाड़ी पर हमला किया, खुद को बम से उड़ाया और इसे भी उड़ा दिया। कुल मिलाकर के यह मारा गया। कहा गया कि उजैर के चाहने वालों ने इसे मारा था। तो इस फिल्म के अंदर हालांकि इस सीन को नहीं दिखाया है, मैंने आपको आगे तक की कहानी बताई है कि इसके साथ क्या हुआ, या फिर कहिए धुरंधर पार्ट 2 में हो सकता है आपके सामने ये सारी चीजें निकल करके आए। 2012 के अंदर सुसाइड बॉम्ब जब हुआ था तब तो इसका कुछ हुआ नहीं, लेकिन 2014 के अंदर इसका एक धमाके के अंदर आत्मघाती हमले में उड़ा दिया गया। फिल्म के अंदर फिर एक और किरदार जिसने सुर्खियां बटोरी वो था अर्जुन रामपाल का किरदार। अर्जुन रामपाल जिस किरदार को प्ले कर रहे थे वो था मेजर इकबाल का किरदार। मेजर इकबाल जो हैं उन्हें इलियास कश्मीरी से प्रेरित बताया गया है। अब ये इलियास कश्मीरी एक आतंकी था, आईएसआई का एजेंट बनकर काम कर रहा था। भारत के अंदर हो रहे आतंकी हमलों को, ये जो 26/11 के जो हमले थे, उन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाला, सरकार से कनेक्ट करने वाला ये इलियास कश्मीरी ही था जिसे यहां पर अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। कहा गया मेजर इकबाल जो रोल प्ले कर रहा है और इलियास कश्मीरी, ये दोनों फिल्म के अंदर एक क्रूर और खूंखार मतलब आतंकी और आईएसआई के एजेंट के रूप में दिखाए गए हैं। यह हरकत उल जिहाद अल इस्लामी आतंकी संगठन से जुड़ा रहा है। किरदार में एक और किरदार जिसे देखते ही लोग बिल्कुल समझ गए कि आर माधवन केवल और केवल अजीत डोभाल जी का ही किरदार प्ले कर रहे हैं। तस्वीरों को अगर आप उठाकर देखें तो यहां पर डोभाल साहब के किरदार को एज इट इज कॉपी किए हुए आर माधवन दिख रहे हैं। इनका जो रोल है वो इस फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रासंगिक बना रहता है। ये वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान को डिकोड कर चुके हैं कि पाकिस्तान भारत से युद्ध तो नहीं जीत सकता, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब हुआ भारत में आतंकवादियों को भेजना, भारत के साथ मतलब भारत के अंदर आंतरिक अशांति उत्पन्न करना, नक्सलवाद को समर्थन देना, खालिस्तान को समर्थन देना, भारत के आंतरिक अस्थिरता को बढ़ाने के लिए कम्युनल राइट्स को करवाना। भारत के अंदर प्रॉक्सी वॉर करने में पाकिस्तान बड़ा पैसा निवेश कर रहा है।
चूंकि ये इस बात को समझ चुके हैं, तो इन्होंने ही पाकिस्तान में उसकी तरह ही प्रॉक्सी वॉर करने का निर्णय लिया। कि फिल्म में इनके किरदार को कुछ इस तरह दिखाया गया है कि जब आपने 2 दिन पहले यह सुना हो, मैं आज से इसे जोड़कर दिखा रहा हूं। कुछ दिनों पहले आपने सुना था कि दिल्ली के अंदर लाल किले के पास एक चलती कार के अंदर ब्लास्ट होता है। एक व्हाइट कॉलर डॉक्टर उमर, जिसने गाड़ी के अंदर अपना विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है, वो खुद को गाड़ी में उड़ा लेता है। भारत के इतने टॉप सिक्योर्ड दिल्ली जैसे इलाके में इस तरह का एक आतंकी हमला होना भारत की सुरक्षा के ऊपर एक बड़ा प्रश्न था। लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान की राजधानी में बिल्कुल इसी तरह इतने ही सुरक्षित इलाके में एक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट को पाकिस्तान के पीएम खुद भारत द्वारा कराया गया ब्लास्ट बताते हैं। यह दर्शाता है कि भारत ने पाकिस्तान में इनके कारण एक ऐसा प्रॉक्सी नेटवर्क डेवलप कर लिया है, जो पाकिस्तान भारत में जो करता है वो तुरंत उसे वहां पर भी देखने को मिलता है। यह संभव हो पाया भारत की खुफिया एजेंसीज के कारण। फिल्म कुछ ऐसा स्थापित करते हुए दिख रही है। फिल्म में जो बातें स्थापित की गई हैं वो इन्हीं के थॉट प्रोसेस के अराउंड है। आपने इन दिनों बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी, चाहे पहलगाम में आतंकी हमला देखा हो, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया हो, पाकिस्तान के अंदर आए दिन जब भी आप कोई आतंकी हमला सुनते हैं, अब तो पाकिस्तान उसे सीधे सीधे भारत द्वारा प्रायोजित ही बता देता है। भारत ने ही बलोचिस्तानियों के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अशांति कराई हुई है, भारत ने ही तालिबान पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में अशांति कराई हुई है, ऐसा पाकिस्तान क्लेम करता है। और इस फिल्म के अंदर इस प्रॉक्सी टेक्निक को विकसित करने के लिए डोभाल साहब का नाम चर्चा में रहता है। इन्हें सान्याल के रूप में दिखाया गया है, और वो इसे डिफेंसिव ऑफेंस की तरीके से जानते हैं कि हम लोग डिफेंस में रहकर ऑफेंस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा करता आ रहा है। इस काम को करने के लिए उन्होंने किरदारों को विकसित करके पाकिस्तान में भेजने का भी रोल प्ले किया है। इन्हीं की कड़ी में आज की प्रासंगिकता से कुलभूषण जाधव का मामला जुड़का हुआ दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में यह क्लेम किया जाता है कि चौधरी अजमल जो शेख है, जो एसपी है, उसको मरवाने के लिए कुलभूषण जाधव ने ही तालिबानी को तैयार किया था उस पर हमला कराने के लिए। नंबर 1, उजैर ने भी पुलिस को जो अपनी तरफ से एक्नॉलेज किया या स्वीकार किया, उसने भी कुलभूषण जाधव का नाम ही एक्सेप्ट किया था कि ये रॉ एजेंट होकर के हमारी मदद करता है, और हमारी मदद पाकिस्तान के अंदर जो भी एक्टिविटीज इंटरनल हैं उनको करवाने में मदद करता है। पाकिस्तानियों ने एक वीडियो कुलभूषण जाधव के मुंह से रिकॉर्ड करवा के भारत के सामने रखा, जिसमें कहा कि आपके लिए ये खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं रॉ एजेंट हूं और भारत मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कुलभूषण जाधव भारत की तरफ से ईरान में पोस्टेड थे, आफ्टर रिटायरमेंट प्राइवेट काम में लगे हुए थे। पाकिस्तानियों ने इन्हें ईरान से गिरफ्तार किया। भारत का यही स्टैंड है। कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में है। पाकिस्तान दुनिया के सामने उन्हें भारत का एजेंट बताकर पेश करता है। फिल्म में जिस तरह से कुलभूषण जाधव का जिक्र है, एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में अशांति पनपा रहा है, मतलब इसको भी जोड़ते हुए ये उजैर नाम का जो किरदार है और एसपी की मौत का जो किरदार है, वो यहीं से निकलकर जोड़ता हुआ दिखता है। कोई भी व्यक्ति कुलभूषण जाधव के रोल में वहां नहीं दिखाया गया है, लेकिन डोभाल साहब यानी कि सान्याल जो बने हुए हैं, वो वहां पर पाकिस्तान के अंदर नाम अलग अलग रखे गए हैं सबके, वो वहां पर बिल्कुल मिलते जुलते नाम रखे गए हैं, और वो वहां पर प्रॉक्सी एंटी प्रॉक्सी चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चर्चित किरदार जो बना है रणवीर सिंह का। धुरंधर फिल्म के अंदर जो रणवीर सिंह हैं, इन्हें लेकर के कुछ दिनों पहले भी सुर्खियां आई थी, ये कहते हुए कि ये मेजर मोहित शर्मा हैं। असल में भारत के अंदर मेजर मोहित शर्मा की भी काफी सुर्खियां रही हैं। मेजर मोहित शर्मा का परिवार रणवीर के लुक और रणवीर के कार्यशैली को लेकर कोर्ट गया फिल्म के अंदर इस बात को उठवाने के लिए कि इन्होंने मेजर मोहित शर्मा के रोल को प्ले किया है विदाउट ड्यू क्रेडिट। मतलब पेरेंट्स ने इस बारे में कहा कि भाई आप लोग, इस बात पे धुरंधर फिल्म के निर्माताओं के ऊपर लीगल सूट भी हुआ था कि मेजर मोहित शर्मा के रोल को रणवीर प्ले कर रहे हैं, लेकिन कहीं इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया गया है। अब ये मेजर मोहित शर्मा जो आपको तस्वीर में फिलहाल इन सेट में दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत हद तक रणवीर इनके लुक को लेता हुआ दिखाई देता है। सवाल है, मेजर मोहित शर्मा थे कौन, क्या था इनकी पहचान,
क्यों इस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह को उनसे उनसे इंस्पायर्ड बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह उनका किरदार निभा रहे हैं? तो पता चलता है कि मोहित शर्मा इंडियन आर्मी से थे और इंडियन आर्मी में रहते हुए वो अंडर कवर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे। भारतीय सेना में होते हुए उन्होंने अंडर कवर ऑपरेशन होकर के जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन है उसे ज्वाइन कर लिया था। मेजर मोहित शर्मा अपने आप को इस तरह से पेश किए कि वो इफ्तिखार खान भट्ट हैं और उनके भाई को भारतीय सेना ने मार दिया है। उसका बदला लेने के लिए वो हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करना चाहते हैं। 2004 में मेजर शर्मा मुजाहिदीन ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करके दो बड़े आतंकवादियों को मारते हैं। उनमें से एक का नाम अबू तोरारा और दूसरे का नाम अबू सज्जार है। उन्हें गोली मारकर और उनके हथियार लेकर वापस मोहित आर्मी कैंप लौट आते हैं। इनके इस अंडर कवर ऑपरेशन के चलते इन्हें इस फिल्म में रणवीर जो किरदार निभा रहे हैं उससे रिलेटेड बताया गया। लेकिन यहां पर जानने वाली बात यह है कि मेजर मोहित शर्मा का जो ऑपरेशन ग्राउंड था वो कश्मीर ही था, लेकिन रणवीर जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो किरदार कराची के अंदर है, ल्यारी के अंदर है, सिंध के अंदर है। फिल्म निर्माताओं ने कहा कि यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन किरदारों का पृष्ठभूमि अलग है। मेजर मोहित शर्मा के किरदार को रणवीर प्ले नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहते हुए फिल्म के अंदर इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया गया है। ठीक है साहब, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। सवाल था फिर रणवीर किसका किरदार प्ले कर रहे थे? रणवीर डोवाल साहब द्वारा प्लांटेड उस प्रॉक्सी वॉर के लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जाकर के भारत के लक्ष्यों की पूर्ति कर रहा है। इसके लिए उन्होंने हमजा नाम के एक व्यक्ति को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, जिसका इतिहास है कि वो जेल में भारत के अंदर बंद था। उसे एंटी पाकिस्तान, क्योंकि उसके अंदर जो भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत थी, उसे इग्नाइट किया जाता है। चूंकि वो भारत में भी अपराधी होता है, अपराधी को भारत के लिए ही यूज करने के लिए पाकिस्तान में भेजा जाता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और वो पाकिस्तान जाकर भारत के हितों को ही पूरा कर रहा होता है। फिल्म के अंदर ये वाली लाइन दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है साहब, अब आती है बात कि ये फिल्म गल्फ कंट्रीज में क्यों नहीं चलाई गई। सामान्यतया वो सभी फिल्में जिसमें भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, या ऐसी फिल्में जो भारत पाकिस्तान के लड़ाने जैसी फिल्में हो, जैसे बॉर्डर टाइप की फिल्म हुई, या फिर वो फिल्में जिसमें भारत खुफिया तरीके से पाकिस्तान में कोई घटना को अंजाम दे रहा है, राजी टाइप की जो फिल्में हैं, ऐसी फिल्मों को गल्फ जीसीसी की जो कंट्रीज हैं वो प्ले नहीं करती हैं। उनके पीछे का कारण है क्योंकि उन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में कहीं ये फिल्म उनके देश में अशांति ना फैला दें, इसलिए वो इन फिल्मों को यहां पर नहीं प्ले करते दिखते। लेकिन इसका एक और कारण भी बताया गया, और वो ये था कि इस फिल्म में एक रोल दिखाया गया है जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा व्यापारी अवैध तरीके से नोट प्रिंट करके भारत में नोट भिजवाता है। इस प्रक्रिया में उसने जिस जगह का उपयोग लिया वो गल्फ कंट्रीज ही थी, दुबई ही था। यह भी एक कारण निकला कि इस फिल्म के अंदर दुबई को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसे लेकर के वो थोड़े ऑफेंसिव रहे। लेकिन इन जनरल यह माना जाता है कि ऐसा ये लोग करते हैं जब भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर फिल्म बना रहे होते हैं। इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं को 90 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर यह फिल्म वहां खुली होती तो इनको और ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता। ठीक है साहब, धुरंधर को 90 करोड़ का लॉस होने का बात निकल कर आई। अब सवाल आता है उस विषय का जिसके लिए शुरुआत की गई थी, इस फिल्म के अंदर लगने वाले कट्स को लेकर के। असल मायने में आप यहां पर जितना भी शुरुआत में सुने, रहमान डकैत वो असल में एक बलोच था। यहां पर रणवीर भी जो किरदार निभा रहे हैं वो भी एक बलोच का किरदार निभा रहे हैं। यहां पर बलूचिस्तान को इस पूरी फिल्म के अंदर खलनायकों द्वारा प्ले किया गया है। बलूचिस्तान भारत हितैषी पाकिस्तानी राज्य है। बलूचिस्तान के लोग भारत के समर्थन से पाकिस्तान में आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान का यह वाला पूरा क्षेत्र बलोच लिबरेशन आर्मी चलाता है, और बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी सेना को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। बलोच लिबरेशन आर्मी प्रो इंडिया है, और वो भारत से अपनी आजादी के लिए कि इस पूरे क्षेत्र को आप आजाद करवाइए वो मांग करता है। बलोच ही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट के पास बनी हुई जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बलोच ही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं या चीनी आते हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर माइंस हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन उसकी एवज में यहां पर विकास नहीं है। यही बलोच लोगों का पाकिस्तानियों से सबसे बड़ा संघर्ष है। इस फिल्म में चूंकि बलोच को इस तरह दिखाया गया है कि वो अपराधी हैं, 26/11 के हमले में बलोच लोगों का ही योगदान रहा है। इस फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है, जब वो चौधरी एसपी बोलता है कि मगरमच्छ पर यकीन कर लो लेकिन बलोच पर नहीं, बोले ये बलोच लोगों को नीचा दिखाने जैसा है। इस बात से बलोच लोग परेशान हैं, आहत हैं। बड़ी संख्या में बलोच पर ऑलरेडी पाकिस्तानी सेना जुल्म करती है। बलोच भारत के समर्थन से चाहते हैं कि वो आजाद हों, लेकिन अगर उन्हें इस तरह से दिखाया जाएगा तो ये बलोच लोगों के आंदोलन को और भारतीय लोगों में बलोचों के प्रति जो सद्भावना है, सहानुभूति है, उसे कमजोर करेगा। इसलिए बलोचों की तरफ से ये डिमांड थी। ये फिल्म का एक दृश्य है, मैं नहीं प्ले करूंगा, जिसमें दिखाया गया है कि 26/11 का जो आतंकी हमला है, उस आतंकी हमले को किस तरह से बलोच ने, यानी कि रहमान डकैत ने बलूचिस्तान से अवैध हथियार मंगाकर अंजाम दिया था। इस फिल्म को मैं यहां पर प्ले नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। इस बात पर मीर यार बलोच, जो कि बलोच रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी तरफ से एक ट्वीट आता है और वो इस बात पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हैं कि यह तरीका सही नहीं है। बलोच इस तरह से नहीं है। बलोच कभी भी रिलीजियसली मोटिवेटेड होकर या फिर नेवर वो इस्लामिक स्लोगन अल्लाहू अकबर टाइप के स्लोगन चैंट नहीं करते हैं। और इस फिल्म में जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया है भारत विरोधी, बलोच भारत विरोधी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। इनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है और इस जिक्र में कहा गया है कि पैसे के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है तो किसी एक कम्युनिटी पूरी को इसके लिए टारगेट करना, जिसके प्रति भारत में और भारत के प्रति उसमें बड़ी सद्भावना है, वो एक बुरा मैसेज देता है। मीर यार बलोच समेत और भी तमाम बलोच इन्फ्लुएंसर्स ने और रिप्रेजेंटेटिव्स ने, चूंकि बड़ी संख्या में भारत के गुजरात में भी बलोच रहते हैं, गुजरात के जामनगर में लगभग 50,000 के आसपास बलोचों का रहना कोट किया जाता है। ऐसे में बलोच लोगों के द्वारा अपने ऊपर हुई इन टिप्पणियों को इस फिल्म में देखकर प्रतिक्रिया दी गई और रिक्वेस्ट किया गया कि इसे हटाया जाए। इसके दो मायने हैं। भारत के अंदर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ब्रॉडकास्टिंग जो संस्था है, अगर वो फिल्म निर्माताओं से यह कहे कि बलोचों को गाली मत दो, उन्हें यहां पर डिलीट मारो, ऐसे में भारत का सीधा सीधा इंटरफेरेंस पता चल जाएगा। इसलिए आईबी के नाम से पहले यह जानकारी बाहर आई, बाद में आईबी ने इनकार किया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करवाया है। फिल्म निर्माताओं ने खुद से ही इस फिल्म के अंदर कट लगा दिया है। शुरुआत में आईबी ने ऑर्डर किया एडिट करने का, ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई, बाद में इसका खंडन आया कि नहीं, 2 शब्दों में म्यूट और एक डायलॉग को बदलने की बात जो है वो हमने नहीं, फिल्म निर्माताओं ने खुद से ही कर ली। खैर, फिलहाल के लिए जो धुरंधर के अंदर फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंजेस किए गए हैं वो स्वतः ही स्फुरित तरीके से किए गए हैं, यह बताया जा रहा है। इसके पीछे मंतव्य यह हो सकता है कि आईबी सरकारी तरीके से इस पर अगर काम करती है तो पाकिस्तान इसे उठाकर फिर दुनिया भर में दिखाता फिरेगा कि देखो, भारत सरकार खुद बलोच लोगों को इसलिए नीचा नहीं दिखाना चाहती क्योंकि ऐसा करने पर उनके राज पता चल जाएंगे कि भारत बलोचों को भड़काता है। खैर, जो भी है, फिलहाल के लिए 1 जनवरी से 3 जगह पर इस फिल्म के अंदर 2 जगह बीप और 1 जगह डायलॉग परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में, यानी 1 जनवरी के बाद देखने वाले लोगों को बलोच लोगों पर हो सकता है टिप्पणी देखने को ना मिले। उम्मीद है कि हमने एक डिटेल विश्लेषण इस फिल्म के किरदारों का, घटनाओं का करने का प्रयास किया है। इसमें बहुत सी घटनाएं, जैसे 26/11 का आतंकी हमला इसके अंदर है, इसके अंदर कराची के अंदर जो इसके अंदर जो विमान हाईजैक है उसका डिटेलिंग है। कभी भविष्य में अगर रिक्वायर हुआ तो उस पर भी आपके सामने जिक्र लेकर आएंगे। खैर, फिलहाल धुरंधर का इतिहास अभी, मतलब धुरंधर का जो रिकॉर्ड है वो बनता चला जा रहा है और इसका पार्ट 2 मार्च में अपेक्षित है। जैसा भी होगा, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अवश्य साथियों से साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ईयर एंड सेल जो 1-2 दिन बढ़ाई गई थी, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने कहा था कि वो न्यू ईयर पे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, आज ये मध्य रात्रि समाप्त कर दी जाएगी। अगर आपने नए साल में कोर्सेज परचेज करना, बातें बाजार की और अपनी पाठशाला से करने का डिसीजन लिया है, तो आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।